नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो ऋग वैदिक काल है। और इस पे हमने अपनी फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने वेदों के बारे में जाना, जिसे पांचवा पुराण कहते हैं। पांचवा पुराण किसे कहते हैं? तो वेद को कहते हैं, वेदों का वेद कहते हैं। अब देखिए, हमने इसमें ये भी जाना कि किस तरह से 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, उपनिषद, आरण्यक है ना, अध्येता, उपवेद के बारे में भी हमने जाना था। देखिए, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद और जो सामवेद है ना, क्या वह इन सभी का कह सकते हैं कि ये सभी लिखे गए कब? तो ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता था कि पुस्तकें जो है ना वो जंगल में जाके, जंगल मतलब अरण्यक में जाकर लिखी गई थी, इसलिए ये तीनों वेद के ही अरण्यक आपको मिलेंगे। लेकिन जो अथर्ववेद है, क्योंकि आप जानते हैं जो अथर्ववेद है इसकी जो रचना होती है वो सबसे लास्ट में होती है, तो इसे इस पुस्तक के कोई भी अरण्यक नहीं है, कोई भी पुस्तक को जंगल में नहीं लिखा गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खाली स्थान है। देखिए, हमने जाना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कह सकते हैं कि जो काल क्रम रहता है 2500 BC से 1750 BC तक रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ लिया है। जो वैदिक कालीन सभ्यता है वो 1500 BC से 600 BC इसका काल रहता है। अब आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच में 250 साल का गैप है, तो उसे संक्रमण का काल कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब दो कह सकते हैं दो काल का जब उदय होता है तो उनके बीच में गैप होता है। क्योंकि ये जो बीच का काल है वहाँ पर कुछ आपको सिंधु घाटी के भी लोग मिलेंगे क्योंकि उसका पतन हो रहा था, कुछ वैदिक काल के भी लोग मिलेंगे क्योंकि उसका उत्थान हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में हमने जाना। फिर हमने वेदांत के बारे में, है ना, फिर हमने पुरुषार्थ के बारे में, और फिर हमने जीवन के जो 4 भाग है, महाकाव्य है, उपनिषद है, पुराण है, ज्योतिष है, इन सभी के बारे में, जो वेदांत है 6 वेदांत के, उनके बारे में भी हमने जाना था। देखिए, वैदिक काल को वैसे 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है और जो उत्तर वैदिक काल है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, वैदिक काल का उत्थान होता है। और फिर जो उत्तर वैदिक आता है उसमें धीरे धीरे कर सकते हैं कि लोगों का जीवन शैली सब वैदिक काल से, इनका जो उत्तर वैदिक काल का जो रहन सहन है वो कुछ उसमें उनका विकास हो जाता है। लेकिन सब कुछ कर सकते हैं कि लगभग बराबर ही रहता है। तो चलिए, आज हम इसे डिटेल्स में जानते हैं कि हमने आज जो सेकेंड पार्ट है वैदिक काल का, उसमें आज हमें क्या पढ़ना है। तो जो देखिए वैदिक है, जिसमें वेदों की रचना की गई है, तो उसे वैदिक काल कहते हैं, ठीक है, वैदिक काल कहते हैं। अब कहा जाता है कि आर्य आए कहाँ से थे, ठीक है। तो आर्य, इसके बारे में काफ़ी सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, और लास्ट में आप कह सकते हैं कि यही मत आया है कि ये जो आर्य थे ना, ये कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। कहाँ से आए थे? वैसे काफ़ी सारे विद्वानों के अलग अलग निवास स्थान इन्होंने कह रखा है, लेकिन कह सकते हैं कि ये मध्य एशिया से ही आए थे आर्य, ठीक है। और अब देखिए क्या होता है, ये आर्य थे, इन्हें संस्कृत कर सकते हैं कि इन्होंने संस्कृत की इनकी जानकारी थी, तो इन्होंने कहा ना कि हम पूरे भारत को संस्कृत का ज्ञान देंगे, सिखाएंगे। तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का जो आर्यकरण है, उसकी जो जिम्मेवारी थी वो अगस्त ऋषि को दी गई थी। वही जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो आर्यकरण दिया गया वो गौतम राहुगढ़ इन्हें दिया गया। गौतम राहुगढ़ को उत्तर भारत में आर्यकरण की जिम्मेवारी दी गई। उत्तर भारत के राजा कौन थे? तो विदेह थे, ठीक है, विदेह थे। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी प्रयास किया भारत में आर्यकरण करने का। फिर अब आप जब सिंधु घाटी मैंने पढ़ाया था तो हमने जाना कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो क्या थी? कृषि
प्लस व्यापार थी। व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था, कृषि भी होती थी। लेकिन जब आप वैदिक काल में आएंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनका मुख्य रूप से कृषि प्लस पशुपालन रहता है। ठीक है, कृषि प्लस पशुपालन। अब देखिए ये जो 10 राज युद्ध होता है, ठीक है, आप जानते हैं जो कबीला समाज था। देखिए यहाँ पर जनजातीय संघर्ष यहाँ पर दिया गया है, इसकी चर्चा हमेशा बार बार पूछी जाती है। और यह किसमें लिखा गया है ये भी आपको पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा की गई है। भरत कबीला जो होता है वो जीत जाता है। ठीक है, और इसमें 5 कबीले जो जन थे उसका जो समुदाय था पंचजन, ये कहलाता है अनु, पुरु, तुर्वश, द्रुहु और यदु। और भरत और त्रितत्स आर्यों के शासक वंश थे, पुरोहित इनके वशिष्ठ रहते हैं और दोनों वंशों का इनको समर्थक मिलता है। भरत और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ वो 10 राज युद्ध कहलाया। ठीक है, इस युद्ध का कारण था कि भरत वंश के राजा जो सुदास थे अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि सुदास के द्वारा अपमानित किए जाने के कारण क्या होता है कि वशिष्ठ ने पंचजनों के साथ अन्य कबीलों को संगठित किया और युद्ध किया। ठीक है, परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध होता है, रावी नदी, और इसकी चर्चा 7वें मंडल में की गई है। तो आप इसे जरूर याद रखें। ठीक है, अब देखिए, अब कहते हैं कि ये जो आर्य आए ना वो कहाँ बस गए। तो सप्तशृंग प्रदेश जो है आज का पंजाब हरियाणा आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर ये आर्य आकर बस जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो वैदिक काल है उसे 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1500 से 1000 BC जो है वो ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक है 1000 से 600 BC। ठीक है, इसके आगे का मतलब ऋग वैदिक के आगे के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और ऋग्वेद में 3 वेदों की रचना की जाती है, उत्तर वैदिक में सिर्फ आपको अथर्ववेद की रचना ही मिलती है। ठीक है, अब हम चलिए जानते हैं कि इसके समाज कैसा था। तो देखिए, जब आप ऋग वैदिक काल को जानेंगे तो उसका जो सामाजिक वर्गीकरण था वो कैसा था। तो कर्म के आधार पर था। फिर से सुने, कर्म के आधार पर ऋग वैदिक समाज बटा हुआ था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक कथन भी आपने सुना होगा इसमें कि एक व्यक्ति कहता है, एक बालक कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें आप जो समाज था वो कर्म प्रधान था। लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे, उत्तर वैदिक काल में आपका जो समाज का जो वर्गीकरण रहता है वो आपको वंश के आधार पर हो जाता है। ठीक है, 4 भागों में इसे बांट दिया जाता है। किस तरह से, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका ये जो सामाजिक संगठन है, उसमें आपका आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन सभी के अलग अलग कार्य भी थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला स्थान, सबसे ऊंचा स्थान तो गॉड का रखा, भगवान का इन्होंने रखा। फिर ब्राह्मण, ठीक है, शिक्षा देना, क्षत्रिय रक्षा करना, ठीक है, और वैश्य कृषि पशुपालन वगैरह करना, और उसके बाद आते हैं शूद्र, उनका काम था सेवा करना। तो इस तरह से आप जानते हैं, इस तरह से जो समाज था इनका वंश पर आधारित था, मतलब जो जिस वंश में पैदा होगा उसे वही कार्य करना होगा। ठीक है, अब इनकी पंचायत कैसी थी। इनकी जो पंचायत व्यवस्था थी अब हम उसे जान लेते हैं। तो यह किस तरह से बटी हुई थी, तो ये 3 भागों में बटी हुई थी, सभा, समिति और विदत। सभा वर्तमान लोकसभा, समिति वर्तमान का राज्यसभा और विदत। ठीक है, तो सभा में कौन शामिल थे, तो सभा में सामान्य लोग शामिल थे। ठीक है, सामान्य लोग। और समिति में कौन, तो उच्च लोग, विशिष्ट लोग थे, सम्भ्रात कहा गया। ठीक है, और विदत में सभी शामिल थे, महिलाएं भी इसमें शामिल थी।
वृद्धों विद्वानों को सहभागिता इनकी होती थी। तो देखिए, तो इस तरह से आप याद रखें कि वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, ऋग वैदिक काल जो था वो समाज 4 भागों में बटा हुआ था। पहले कर्म के आधार पर था और उत्तर वैदिक में वंश के आधार पर रहता है। फिर जब पंचायत की आप बात करेंगे तो पंचायत इनकी जो थी वो 3 भागों में बटी हुई थी, सभा, समिति और विदत। ठीक है, सभा, समिति और विदत। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यज्ञ के बारे में। तो यहाँ पर 3 तरह के यज्ञों के बारे में जानकारी दी जाती है, 3 तरह के। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है वो आता है वाजपेयी यज्ञ। सबसे पहले आता है आपका अश्वमेघ यज्ञ आता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है? तो अश्वमेघ यज्ञ। तो ये क्या होता है कि अश्वमेघ आप जानते हैं, आपने रामायण जब पढ़ा है तो किस तरह से घोड़े को छोड़ा जाता है और जो उसे रोकने की कोशिश करता है उसके साथ युद्ध होता है, जो जीतता है उसकी विजय होती है। तो अब हम किताबी भाषा में जान लें तो राजा कह सकते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ करता था। ठीक है, राजा क्या करता था? तो वह अश्वमेघ यज्ञ करता था। ठीक है, और इस यज्ञ में राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था। जिन जिन क्षेत्रों से वह गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घोड़े की बलि या फिर राजनीतिक विस्तार के लिए किया जाने वाला यज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वाजपेयी यज्ञ। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि यह शक्ति प्रदर्शन का यज्ञ होता था। ठीक है, इसमें उत्तर वैदिक लोग रथ दौड़ करते थे, जिसमें राजा का रथ जो था उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। बाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शक्ति का पान है। ठीक है, यह शौर्य प्रदर्शन, प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यह यज्ञ होता था और यह 17 दिनों तक चलता था। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं वाजपेयी यज्ञ को, जिस तरह से 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह में जो हमारे देश में परेड वगैरह होती है ना, शक्ति प्रदर्शन, उसी का या फिर वाजपेयी यज्ञ के तरह ही शक्ति प्रदर्शन का एक आप उदाहरण समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा यज्ञ राजसूय यज्ञ। तो इसमें क्या होता है राजसूय यज्ञ में कि राजा जब राज्याभिषेक करता था तो इस तरह से कर सकते हैं, यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। और राजसूय का शाब्दिक अर्थ होता है राजकीय संस्कार। मतलब अब मैं राजा बन गया हूँ, इसके लिए यह यज्ञ होता है। यह राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता था। ठीक है, और इस अवसर पर काफ़ी सारे लोगों को बुलाया जाता था, आयोजन होता था, काफ़ी दिनों तक चलते रहता था। तो इस तरह से यज्ञ हो गए आपके 3 तरह के। अब हम इनके कुछ देवताओं के बारे में जान लेते हैं कि देवता किस तरह के थे। तो जब आप देवताओं के बारे में जानेंगे, वैसे आपको याद नहीं होगा लेकिन देवता के बारे में अलग अलग कैटेगरी थे, पृथ्वी के देवता, आकाश के, अंतरिक्ष के। ठीक है, लेकिन हम अपने यहाँ पर इसे डिटेल्स में जानेंगे। ऋग वैदिक जो देवता थे, ठीक है, इसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण नाम आता है इंद्र का। इसे पुरंदर कहा गया है, मतलब किले को तोड़ने वाला। और 250 सूक्त है। इसे सबसे ज़्यादा इन्हीं की चर्चा हुई है। इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा गया है। दूसरा स्थान आता है अग्नि का और इसके 200 सूक्त है। जंगलों को जलाने, खाना पकाने आदि के कार्यों में ये कर सकते हैं शामिल है। उसके बाद आपका नाम आता है वरुण का, जो जल या समुद्र के देवता माने जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है सोम, वनस्पति के देवता रहते हैं। नवम मंडल में इनकी स्तुति की गई है। नवम मंडल में सोम का उल्लेख भी किया गया है। फिर है उषा, अदिति, सूर्या, ये देवियाँ है। और उसके बाद आते हैं मारुत, जो कि आंधी के देवता है। कौन है? आंधी के मारुत जो है वो आंधी के देवता है। फिर आते हैं रुद्र। फिर आते हैं आपके रुद्र, काफ़ी कर सकते हैं कि गुस्से वाले देवता है। रुद्र जो है आप शिव को समझ सकते हैं, त्र्यंबकम कहा गया है। अब आप ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने किस देवता के बारे में पढ़ा था? प्रमुख देवता कौन थे? वो थे आपके पशुपति। ठीक है, और उनके सामने 5 जानवरों को
फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, सिक्कों पर भी इसे दर्शाया गया है। और वो 5 जानवर क्या थे, मैंने आपको ट्रिक से बताया था, बाह्य भगा, ठीक है, ब से बाघ, ह से हाथी, ठीक है, भ से भैंसा, ग से गेंडा, और बीच सबसे नीचे 2 हिरणों को दर्शाया गया है, 5 जानवरों को दर्शाया गया है। ऐसा लगता है कि ये पशुपति है, पशुपति शिव भी इन्हें कहा जा रहा है। तो इस तरह से देखिए, तो इस तरह से आज के जो वैदिक काल है उसमें हमने जाना कि किस तरह से आर्य आते हैं मध्य एशिया से, इनका जो निवास रहता है वो सप्तसेंद्र प्रदेश में रहता है। फिर हमने समाज के बारे में जाना कि किस तरह से वो 4 भागों में बटा हुआ था। फिर हमने पंचायत व्यवस्था के बारे में जाना जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। फिर हमने 3 तरह के यज्ञों के बारे में और काफ़ी सारे देवताओं के बारे में भी जाना। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नदी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए